हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का जो नेक्स्ट लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस तक कवर कर लिया था, ठीक है ना। और हम लोग बात कर रहे हैं जो आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 3, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, जो मूल अधिकार थे और जो मूल कर्तव्य और जो नीति निर्देशक तत्व, इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने 20 क्वेश्चन तक तो कवर कर लिया है, पूरा जितना भी 20 क्वेश्चन तक आपका कवर हो चुका है। परंतु आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में 20 से आगे, यानी 21 से लेकर के आगे जो 40 क्वेश्चन है उसको जो है हम लोग कवर करने वाले हैं, और विद कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ कवर करेंगे, ठीक है ना। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, यदि अब तक आपने टारगेट गुरुकुल को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको जल्दी से जाकर के टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस का कंफ्यूजन होता है उसको क्लियरिफाई किया जाता है। उसमें जितने भी कंफ्यूजन है आप क्वेश्चंस को सेंड करेंगे कि सर इस क्वेश्चन का मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कर दीजिए। विथ कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट आपको वहाँ पे आपका कंफ्यूजन को क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स है, जो क्वेश्चन है, उसको हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना इंपॉर्टेंट है, और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, और एग्जाम में कैसे हम ऑप्शंस तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार के बारे में हमने बताया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, जो संविधान है, संविधान, इसमें संपत्ति का अधिकार था क्या? हाँ, संपत्ति का अधिकार जो 6 मूल अधिकार हैं और एक और मूल अधिकार को ऐड कर दीजिए तो हमारे पास जो है 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। परंतु आज वर्तमान समय में हमारे पास केवल 6 मूल अधिकार हैं। ये क्या है? हमारे पास है 6 मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार। और एक जो है एक कानूनी अधिकार बन गया, या फिर संवैधानिक अधिकार भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, संवैधानिक या वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार बोल दें, वैधानिक अधिकार, या फिर हम इसको बोल सकते हैं संवैधानिक अधिकार, ठीक है ना। क्यों इसे संवैधानिक अधिकार बोल रहे हैं भाई? इसको संवैधानिक अधिकार बोलने का एक ही कारण है कि ये जो है संपत्ति का अधिकार है। क्या है? संपत्ति का अधिकार है। अब कहेंगे कि ये तो कारण तो हुआ नहीं, संपत्ति का अधिकार ये कारण तो हुआ नहीं। कारण ये था कि सरकार जब किसी भी प्रकार का विकास का कार्य करती थी, रोड बनाने का कार्य करती थी, कोई कंपनी स्थापित करने का कार्य करती थी, तो जिसकी संपत्ति हुआ करती थी वो कहता था कि देखिए भैया, हम आपको संपत्ति नहीं देंगे, ये मूल अधिकार है हमारा, और यदि आप किसी भी प्रकार का जबरदस्ती करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? हमारे पास न्यायालय है, न्यायालय है, ठीक है ना। हम जाएंगे इसमें, और आप चूंकि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं इसीलिए हम न्यायालय के पास जाएंगे और आपको बरोबर पनिशमेंट दिलाएंगे, ठीक है। तो सरकार डर जाती थी, तो उसने क्या किया? संविधान संशोधन कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। इसके जरिए ही इस अधिकार को ही खत्म कर दिया। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमारे पास कितने अधिकार हुआ करते थे? उसमें हमारे पास 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारे पास जो मूल अधिकार है वो उसकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या मात्र 6 रह गई है। एक जो संपत्ति का अधिकार था इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, ठीक है ना। 44वां संविधान संशोधन कर, ठीक है ना। और आज वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार, ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, ये हमारा क्या है? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, या कानूनी अधिकार है। सरकार जब चाहेगी आपसे छीन लेगी, जब चाहेगी रहने देगी, ठीक है ना। तो ये डिपेंड ऑन गवर्नमेंट्स, यानी कि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या करेगा। इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी इज, यानी कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो क्या है भाई? तो वैधानिक अधिकार है। क्या है? वैधानिक अधिकार है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या है भाई? फंडामेंटल राइट्स नहीं है बल्कि स्टेटरी राइट्स है। ये क्या है? संवैधानिक अधिकार। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, और ये एक्सप्लेनेशन आप यदि लिख लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो आपका यहाँ दिमाग जो है ना ये ज़्यादा काम करता है और उस पर फोकस करता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो कहीं देखते हैं कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है ना। तो हमारा दिमाग वहाँ पे कंसंट्रेट रहता है, और जब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ले लेते हैं, बाद में पढ़ा जाएगा और बाद में पढ़ते रह जाते हैं। तो आप यदि ये काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है ना। अगर वैसे ही पढ़ रहे हैं, वैसे भी बीए वालों के साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आप कहीं जाकर के बोल रहे हैं बीए में हम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो कहेगा अच्छा बीए कर रहे हैं, कोई बात नहीं,
ठीक है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे बीएससी वालों को देखिए, बीएससी वालों को बीए से कंपेयर कर दीजिए, बीकॉम वालों को बीए से कंपेयर कर दीजिए, किसी भी कोर्स को लेकर के, टेक्निकल कोर्स को लेकर के, किसी भी कोर्स को लेकर के अगर बीए से कंपेयर कर दीजिए, बीए को कहा जाएगा ये तुच्छ है, इसको हटा दो। बीए वालों का पहले ही रिजेक्शन हो जाता है भाई। क्यों? इस चीज को समझिए, क्योंकि बीए में ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि बीए एक छोटी चीज नहीं है। बीए जो आर्ट से पढ़ने वाले आईएएस बीसीएस तक के लेवल पे जाते हैं और ये सब क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपको सीरियस होने की जरूरत है। जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, जो बीए वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, इसको भी आपको समझने की जरूरत है कि आखिर बीए वालों को इतनी तुच्छ नज़र से क्यों देखा जाता है। क्यों कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू जो है बीए, बीएससी और या फिर हम लोग कह सकते हैं बीकॉम, उसके अतिरिक्त बीए पूरी तरीके से क्या गुजरा है, क्यों ऐसे देखा जाता है। इस चीज़ को लेकर के आप सीरियस होइए और पढ़ाई उसी तरीके से करिए कि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें जो आपका है, ये क्लियरिफिकेशंस इसका जो था वो हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और आपका सही आंसर वैधानिक अधिकार ही क्यों है ये भी आपको समझ में आएगा, जो कारण है इसका ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक एट प्रेजेंट द राइट ऑफ प्रॉपर्टीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्या हो जाएगा भाई, स्टेटरी राइट्स। अभी जस्ट हमने बताया कि ये क्या हो जाएगा, एक वैधानिक अधिकार हो जाएगा। वैधानिक अधिकार से क्या मतलब होता है, जो वैधानिक अधिकार होता है इसको सरकार चाहे कभी भी छीन सकती है, ठीक है ना। तो एक ऐसा अधिकार हमारे पास जिसको सरकार कभी भी चाहे छीन सकती है, उसके हमारे पास कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा हथियार नहीं है जिससे हम उस को बचा सकें। तो ये हमारे पास जो होता है, ऐसे अधिकार को हम लोग कहते हैं वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार या जो है संवैधानिक अधिकार भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है कि जो हमारे मूल अधिकार है उससे हट करके अधिकार है जिसे हम लोग बोलेंगे वैधानिक अधिकार। और यदि मूल अधिकार का हमारा उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए हमें एक ऑप्शंस अवेलेबल करा दिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यायालय। न्यायालय जिसे हम लोग एससी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलें या हाई कोर्ट बोलें, सब कुछ, ठीक है ना सर। ठीक है, तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड का अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। दोहरे दंड का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले दोहरे दंड का मतलब समझ लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आपका सही आंसर क्या होने वाला है। दोहरा दंड, दोहरा दंड का मतलब मान के चलिए कि आप किसी को पीट देते हैं बढ़िया से और उसका हाथ टूट जाता है, इसके लिए आपको क्या मिलेगा, सजा का प्रावधान होगा। लेकिन एक बार अगर आपको सजा का प्रावधान हो गया, मतलब आपको एक बार सजा मिल गई है, एक बार आपने सजा भुगत लिया, तो दोबारा आपको सजा नहीं दी जा सकती है। इससे रक्षा करने का कार्य कौन सा अनुच्छेद करता है, तो आपका 20 करता है। जो अनुच्छेद 20 है ये क्या करेगा, रक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा। यानी एक ही प्रॉब्लम्स के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता, 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 20 इससे क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। तो यह है दोहरा दंड। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द एक्यूज्ड फ्रॉम द सेल्फ रूल्स इन डबल्स पनिशमेंट इन केस ऑफ द कॉन्विक्शन, ठीक है ना, कॉन्विक्शन। यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 20 से आर्टिकल्स 20 हो जाएगा। ये आपको दोहरी चीजें हैं, मतलब आपको जो दोहरा दंड दिया जाएगा इससे आपको संरक्षित करेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। व्हाट कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल्स 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन से अधिकार हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा संविधिक अधिकार। संविधिक अधिकार जो होते हैं वो सबके सब, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन, इसमें उपरोक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, ठीक है ना, संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार। एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाएंगे, तो जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाएंगे वो आपके सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
यानी कि मूल अधिकार का सिर्फ रक्षा किया जा सकता है, संवैधानिक अधिकार का रक्षा नहीं किया जा सकता है, और जो आपका संविधिक अधिकार है इसका भी रक्षा नहीं किया जा सकता है मूल अधिकार के अंतर्गत। तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो मूल अधिकार है इसका आप रक्षा कर सकते हैं। संवैधानिक या वैधानिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है, तो ये जो संपत्ति का अधिकार है इसमें आप रक्षा नहीं करवा सकते हैं, किसके द्वारा? तो संविधान के द्वारा, ठीक है ना। संविधान के द्वारा आप संविधान नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो उपबंध दिया गया है किसको दिया गया है? वो दिया गया है न्यायालय को। तो न्यायालय के पास ये अधिकार नहीं है कि आपका संवैधानिक अधिकार या फिर संविधिक अधिकार को लागू करवा पाए, लेकिन अगर आपका मूल अधिकार है तो उसको लागू करवा पाएगा। इसलिए आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट को परिवर्तन कराया जा सकता है, ठीक है ना, लागू कराया जा सकता है वापस, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरिकों को प्रत्याभूत 6 स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई हैं? तो आपकी सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत भी 6 स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं, ठीक है ना। और एक चीज और जानिए, जो 12 से लेकर के 18 तक स्वतंत्रताएं हैं, ये भी आपकी स्वतंत्रताएं हैं। इसके अतिरिक्त जब हम 19 में जाएंगे तो इसके अंतर्गत भी हमें 6 स्वतंत्रताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये भी 6 स्वतंत्रताएं हैं, और 12 से लेकर के जो 18 तक की जो स्वतंत्रताएं आपको मिलती हैं ये भी आपकी मूल स्वतंत्रताएं हैं। और इसमें से भी संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो 6 ही मूल अधिकार वर्तमान में हमारे पास रह गए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है? वो कौन सा भाग है जिसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है? तो आपका भाग 3 हो जाएगा, भाग 3, ठीक है ना। भाग के बारे में यदि बात करें तो भाग 1 जो है, जो पार्ट्स 1 है, एक मिनट, जो आपका क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, विच पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। क्या हो जाएगा? भाग 3। जो भाग 3 है, पार्ट 3 है, इसमें आपको मूल अधिकार देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? मूल अधिकार देखने को मिलेगा। तो पहले में क्या है? तो ये भारत के संघ की बात करता है, भारत के संघ की बात करता है, जो पहला भाग है। दूसरा भाग आपकी नागरिकता की बात करता है। किसका बात करता है? नागरिकता की। और चौथा जो भाग है आपका, ये नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। किसकी बात करता है? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व की बात करता है, जो अगला आपका पार्ट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। सर थोड़ा देखिएगा, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? सही तो चल रहा है ना? ओके, कुछ मिस्टेक हुआ है तो अभी हम देखें, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। और कौन कौन से भाग में कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीजें हैं। आप लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके पास, आपके साथ, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कुछ क्लियर हो रहा है? किन अनुच्छेदों में मौलिक संविधान का भाग अधिकारों का वर्णन नहीं है? इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियरिफाई नहीं हो रहा है, टाइपिंग इसमें मिस्टेक है, मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। किन अनुच्छेदों में मौलिक संविधान का भाग अधिकारों का वर्णन नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार आपका क्वेश्चन ही मिस्टेक है, ये इसको कट कर दीजिए, बाद में इसको कवर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। कानून के समक्ष समानता वर्णित है, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज डिस्क्राइब्ड। आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समानता, ठीक है ना। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है कि विधि के अंतर्गत सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे, और सभी लोगों को समान विधि के अंतर्गत ही एक तरीके से कवर किया जाएगा। जैसे अगर एक प्रधानमंत्री जी हैं और दूसरा एक गरीब व्यक्ति भी है, अगर दोनों के दोनों व्यवहारिक रूप से नहीं लेकिन संवैधानिक रूप से, ठीक है ना, व्यवहारिक रूप से यदि बात करें तो प्रधानमंत्री का लेवल बहुत आगे होता है, लेकिन होता क्या है कि एक उचित वर्णन किया जाता है। एक तरीके से उचित वर्णन का मतलब क्या होता है कि एक उचित व्यवस्था बनाई जाती है कि इसका लेवल इतना है और इसका लेवल इतना है और इसका लेवल इतना है। तो ये 3-4 लेवल जो बनाए जाते हैं, इसको लेकर के एक हम लोग कह सकते हैं कि युक्तियुक्त वर्णन किया जाता है, ताकि सबका एक क्लियरिफिकेशन हो सकता है, ताकि जो एक व्यक्ति जो गरीब है और एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है, तो दोनों का लेवल बराबर तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो संविधान के अकॉर्डिंग तो दोनों के लिए सजा का प्रावधान एक ही है, ठीक है, लेकिन सजा का प्रावधान
तब तक नहीं लागू होगा जब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। जब तक प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे तब तक उनको सजा नहीं मिल सकती। जैसे वो हट जाते हैं तो उनको सजा का प्रावधान मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से एक गरीब व्यक्ति के साथ बिहेव किया जाएगा वो बिहेव उनके साथ नहीं किया जाएगा। ये एक तरीके से युक्त विभाजन किया जाता है ताकि लोगों को पनिशमेंट में किसी भी प्रकार का दिक्कतें न आए, ठीक है ना। तो ये भी होती हैं, तो ये युक्त विभाजन है। और अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि सभी के लोगों को एक कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर आपका आर्टिकल नंबर 14 हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में समानता वर्णित है। यानी कि सार्वजनिक स्थानों पे आप जाएंगे, सार्वजनिक स्थान क्या, मार्केट में आप जाएंगे, बाजार में, होटल में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, सबके जो भी सार्वजनिक स्थान है वहां पे जाने के पश्चात आपके साथ समान व्यवहार किया जाए। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये जो है अनुच्छेद 15 में वर्णित है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाने पर आपके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कौन बताता है, तो ये बताता है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 में ये वर्णन है कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आप क्या कर रहे हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ये कौन कहता है, अनुच्छेद नंबर 15 कहता है, ठीक है ना। बढ़ जाए आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। द राइट्स ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लेनेशंस इज डिस्क्राइब्ड। आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24। जो अनुच्छेद 23 और 24 है आपका, इसमें आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार का मतलब किसी भी व्यक्ति से आप जबरन काम नहीं करा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का आप क्रय विक्रय नहीं कर सकते। ये सब क्या होता है, शोषण होता है। तो इस तरीके का कार्य आप किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। इसका वर्णन जो मिलता है आपको आर्टिकल नंबर 23 और 24 में मिलता है, यानी 23 और 24 में मिलता है। आर्टिकल नंबर 23 और 24 में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। यानी जो आपका शोषण किया जाता है उसके विरुद्ध कौन कौन सी चीजें हैं भाई। क्या होगा कि शोषण नहीं होगा और क्या होगा कि शोषण होगा। ऐसे कैसे क्लियरिफाई किया जा सकता है कि शोषण हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसके आधार पे हम मान सकते हैं कि शोषण हुआ या फिर शोषण नहीं हुआ। यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता, ऑप्शन देखिए, कह रहा मानव के क्रय विक्रय पर रोक। यदि मानव का क्रय विक्रय हो रहा है तो उनका शोषण हो रहा है, तो मानव के क्रय विक्रय पर रोक। दूसरा है बेगार एवं बलपूर्वक श्रम का अंत। किसी से आप बेगारी नहीं करवा सकते हैं, किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। ये भी क्या है आपका, बेगार या फिर बलपूर्वक श्रम से रोक। अवयस्कों में श्रम निषेध, यानी कि आप जो अवयस्क हैं उनसे आप श्रम नहीं करवा सकते हैं, श्रम निषेध है। जो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं उसको किसी भी प्रकार से आप काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं, ये तीनों के तीनों ये बताते हैं कि ये शोषण के विरुद्ध है। अगर इस तरीके का कार्य किया जा रहा है तो शोषण किया जा रहा है। और निषेध की यदि बात कर दी जाए, रोग की बात कर दी जाए, अंत की बात कर दी जाए, तो ये जो है उसके विरुद्ध चला जाता है, यानी कि आप इस तरीके का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है वो आपका 25 से लेकर के 28 तक वर्णित है। आप 25 से 28 तक के जब अधिकार को पढ़ेंगे, मूल अधिकार को पढ़ेंगे, तो इसमें आपको पता चलेगा कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी धर्म को जो कर दिया जाता है, चंदा दिया जाता है, उसको भी आप दे सकते हैं। कोई भी संस्था को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी भी संस्था में जाकर के बैठ सकते हैं, कोई भी भजन गा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का रोकने वाला कोई नहीं है। यह अधिकार कौन देता है, यह अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो संविधान का अनुच्छेद 25 और 25 से लेकर के जो 28 तक का जो अनुच्छेद है, ये प्रावधान दिया गया है इसमें कि आप किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद का अधिकार वर्णित है। इसमें कुछ क्वेश्चंस क्लियर ही नहीं हो पा रहा, छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के आधार पर धार्मिक कार्यों के लिए व्यय की जाने वाली राशि को कर से मुक्त किया जा सकता है? तो आपका अनुच्छेद 27 में ये प्रावधान दिया गया है और कहा गया है कि किस अनुच्छेद के आधार पर धार्मिक कार्यों के लिए व्यय की जाने वाली राशि को कर से मुक्त किया जाएगा। यानी कि जो धार्मिक आधार पर राशियां इकट्ठा की जाती हैं उस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। ये कहाँ पे कहा गया है? तो ये अनुच्छेद नंबर 27 में कहा गया है। जो अनुच्छेद 27 है आपका, जो संविधान का 27 अनुच्छेद है इसमें, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 27, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद द्वारा राजकीय निधि से चलने वाली किसी भी सरकारी या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28। ये ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 में कह रहा है कि यदि आप किसी राजकीय निधि से चलने वाली जो संस्था होती है या फिर सरकारी है, ठीक है ना, या फिर राजकीय निधि से चलने वाली संस्था है या फिर सरकारी है, वहां पे किसी भी प्रकार का आप धार्मिक पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रकार का धर्म से रिलेटेड जो कोई प्रावधान है उसे आप वहां पे नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो ये आपका सही, यहाँ पे जो आपका आर्टिकल नंबर 28 है इसमें ये प्रावधान दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, बाय विच आर्टिकल्स नो रिलीजन इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय अ गवर्नमेंट और एडेड एजुकेशनल हैविंग स्टेट फंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांस्कृतिक शिक्षा, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार वर्णित है। यानी जो संस्कृत है, अपनी जो संस्कृति है, जो अपना कल्चर है उससे, और जो एजुकेशन है, यानी कि एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं अपनी शिक्षा और अपनी संस्कृति को बचाए रखने का जो हमें अधिकार देता है वो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आपका आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 में ये प्रावधान है कि आप अपने शिक्षा को, अपनी संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। आप अपनी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का प्राइवेट स्कूल खोल सकते हैं, किसी भी प्रकार का धार्मिक चीजें खोल सकते हैं, आपको कोई रोक से करने वाला नहीं है। आप अपनी संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं तो आप बचाए रख सकते हैं। इसका प्रावधान किस में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 में दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों विशेषता किसने कहा? वो भारतीय संविधान एक छोड़िए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, इसको एक अनूठी विशेषता किसने कहा है? क्वेश्चन का मतलब है कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है ना, इसको एक अनूठी व्यवस्था या फिर अनूठी विशेषता किसने कहा है? आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये इसकी एक अनूठी विशेषता है। इसकी अनूठी विशेषता क्यों है कि देखिए, ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य के लिए होता है और जरूरी नहीं होता कि ये राज्य जो नीति निर्देशक तत्व में सारी चीजें हैं उसको राज्य फॉलो करे। लेकिन हाँ, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व होता है, नीति निर्देशक तत्व के द्वारा राज्य को ये एडवाइस दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, सलाह दी जाती है कि आप ये कार्य कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि राज्य माने या ना माने, लेकिन उसको काफी हद तक ये बता दिया जाता है कि ये सारी चीजें आपको करनी है। वो चाहे तो संविधान में अमेंडमेंट करके इसको रख भी सकता है, नहीं तो हटा भी सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है डिपेंड करता है राज्य पे। लेकिन एक अनूठी व्यवस्था या फिर अनूठी विशेषता किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील विथ द प्रमोशंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? आपका सही आंसर हो जाएगा 51। ये जो आर्टिकल 51 है ये क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति बनाए रखने के लिए और अपनी सिक्योरिटी, अपनी जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखता है, ठीक है ना।
ये प्रावधान किस में है, मतलब ये प्रावधान बताया गया किसके लिए, राज्य के लिए बताया गया कि राज्य का ये कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखे और अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखे। ये दो कार्य किस अनुच्छेद में बताए गए हैं, तो आर्टिकल 51 में, और ये राज्य के लिए बहुत ही जरूरी है। डिपेंड करता है राज्य माने या ना माने, ठीक है ना, लेकिन ये राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। किसमें इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 51 में वर्णन है, आर्टिकल 51 में इसका वर्णन मिल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। कहां से कहां तक किया गया है, तो 31 से लेकर के आपका 36 से लेकर के 51 तक किया गया है, 36 से लेकर के 51 तक, और इसको हम लोग बोलते हैं भाग 4। क्या बोलते हैं, भाग 4, ठीक है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेयर डिस्क्राइब इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपका सही आंसर रहेगा 36 to 51, और पार्ट्स कौन सा होने वाला है, तो 4 है, तो भाग 4 इसमें है। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत बताया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो कहता है आप किसी भी प्रकार के बच्चे से जो 14 साल के नीचे है किसी कारखाने में कार्य नहीं करा सकते हैं। किसी भी प्रकार के जो खतरनाक कार्य होते हैं उसमें आप किसी भी बच्चे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं यदि वो 14 वर्ष से नीचे का, ठीक है ना। ये कौन कहता है, तो आर्टिकल नंबर 24, किसका, जो संविधान में आर्टिकल नंबर 24 है, ये फोर्सफुली कहता है कि आप यदि ऐसा कार्य करते हैं, यानी जो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं, किसी भी खतरनाक कारखाने में कार्य कराते हैं या फिर किसी भी प्रकार का खतरनाक कार्य करवाते हैं, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे और इसके लिए आपको पनिश भी किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 24 ये प्रोविजन करता है, यानी कि ये प्रावधान करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। यदि लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जल्दी से आप जाएं, डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे आप जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, जो भी समस्या है उसको क्लियरिफाई किया जा सके और सही आंसर आपको बताया जा सके, और ये भी बताया जाएगा कि यही ऑप्शंस क्यों सही है, पूरा कॉन्सेप्ट बताएं, ठीक है। तो जल्दी से जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक